एवरीवन, तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक चल रहा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट वाला चल रहा था। क्लियर है? इसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 12.2 हमारी स्टार्ट थी और शायद हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। और टॉपिक यही चल रहा है आपका, केवल क्या हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े टफ होते जा रहे हैं। ओके, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें अब अपने जो माइंड को प्रॉपर फॉर्मूले वगैरह ऐसे याद हो जाए कि जैसे ही कहीं अगर आपको हिंट मिलेगी या ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, तो आपका दिमाग तुरंत वर्क करे, फॉर्मूला आपके माइंड में एक्यूरेटली आ जाए। ठीक है, अगर माइनस प्लस या कहीं गलती करते हैं तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर आगे के क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया था, 6 हमें करना था यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देके रखा हुआ है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए देखिए, जैसे ही 60 डिग्री का आपके सामने नाम आएगा, आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि वहां पे आपको ये क्लियर रखना है कि 60 डिग्री मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। मतलब आपको हर बार प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि वो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर है? बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, जब भी 60 डिग्री का एंगल आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको 15 देके रखी है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है ना भाई, ये आपका सेंटर हो गया मान लीजिए, तो यहाँ से ये ऐसा हो गया, यहाँ से ये हो गया, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का है। क्लियर? और ये आपका हो गया सेंटर को, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर अगर यहाँ से हम क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। भाई सेगमेंट की बात तो ये कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का आपको क्या करना हुआ, एरिया फाइंड आउट करना है। अब माइनर और मेजर सेगमेंट में कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे जो छोटा वाला पोर्शन है वो आपको होगा माइनर सेगमेंट, और ये पूरा जो बड़ा वाला पोर्शन है वो आपको क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते आता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर है? और हम क्या करेंगे भाई, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाए हमें का, तो ये पूरे सर्कल में से ये वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस छोटे वाले माइनर सेगमेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस किया जाएगा, तो बचेगा कौन सा है आपका मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि हमको माइनर सेगमेंट निकालना है किसी भी तरीके से। अब माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको दिया हुआ 6 और आपको गिवन ये है कि रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सर्कल आपको देके रखी है दैट इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल है 15 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर आपको देके रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, मतलब ये आपके पास जो है, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्या होगी, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सबसे पहले, क्योंकि हम इसका एरिया निकालना सेगमेंट का, तो पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सभी को मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो चलिए निकालिए, हो जाएगा पाई की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको दैट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ये क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है, और √3 की वैल्यू अगर आ गया √3 तो 1.73 ये रखना ही रखना है आपको। मतलब √3 रख के अब नहीं छोड़ सकते आप, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 डिग्री। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3.14, 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225 इंटू 1/6। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका करना क्या है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड कर लो। तो ये पहले 3 से चला जाएगा, 3 2 6 और 3 7 21, 3 5 15, 2 1 2, 2 1 2 पॉइंट, 1 रिमेंडर, 2 5 10, 1 रिमेंडर 7 40, कितना बचा 1.57 इंटू 75। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। मैंने कैंसिलेशन किस तरीके से किया आप सभी को मालूम है, ये रूल आप सभी को मालूम है कि कैंसिलेशन किस तरीके से हम करते हैं। नीचे का ऊपर से कैंसिलेट आपका हो जाता है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लीकेशन होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको शायद 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर मैं निकाल के रखा था। आप लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा। इससे अच्छा वो टाइम सेव करें हम लोग और क्वेश्चन को जल्दी से फिनिश करें। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको निकालना है भाई सेगमेंट का एरिया।
पूरा सेक्टर का निकाल चुके हो, केवल ये ट्राइंगल का निकाल के माइनस कर दो। अब ट्राइंगल के निकालने की तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम सेकंड पार्ट पे आते हैं इसी के। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए पहले आपको मालूम है कि बहुत सारा वो परपेंडिकुलर बनाओ और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने उसका सरल तरीका बताया था कि अगर जब भी सेंटर पे 60 डिग्री का आपको एंगल दिख जाए, मतलब वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का वहां पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाने से पहले इसको पहले प्रूफ करें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आपको ये तो देके रखा है कि भाई एंगल ए ओ बी ये 60 का, ये तो गिवन है आपके पास, है ना, ये हमें एंगल ऑफ सेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें ये भी मालूम है कि इन ट्राइंगल ए ओ बी, भाई ट्राइंगल ए ओ बी में साइड्स अपोजिट टू, है ना, या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई आप सभी को मालूम है कि दो अगर बराबर साइड हैं तो इन दोनों के सामने बनने वाले दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दो साइड इक्वल है ना तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। और आपको यहाँ मालूम है कि OA और OB दोनों की दोनों इक्वल है, ठीक है ना, OA और OB दोनों की दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, हर जगह कहीं से भी आप उसको मेजर कर लो। तो जब OA और OB जब ये दोनों इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल OAB और एंगल OBA ये दोनों भी इक्वल होंगे। दोनों को सपोज कर लेते हैं x, ठीक है ना, दोनों की दोनों इक्वल है। अब भाई आप किसी एक को सपोज करोगे तो दूसरा भी वही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। मैं इसको x मानता हूँ तो दूसरा भी x हो जाएगा, तो हमें दोनों क्या सपोज कर लिए यहाँ पे x। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि अगर कोई एक ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपने उस तरीके से इतना तो आपने सॉल्व करके रखा है। अब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। तो मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। AOB की वैल्यू 60, OAB और OBA इन दोनों को आपने निकाल के रखा है x प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 180 माइनस 60, और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो बचेगा 120, 2 अपॉन में आया तो ये 60 डिग्री, मतलब आपका एंगल AOB तो ऑलरेडी 60 था, और OAB और OBA, OAB और OBA दोनों x थे, और x की वैल्यू कितनी, 60। तो ये भी मतलब तीनों की तीनों एंगल कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री का। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आपने प्रूफ कर दिया, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ऑल साइड्स, ये आप सभी को मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल चारों साइड क्या होते हैं, तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब OA और OB आपको मालूम है कितनी है, और AB भी उन्हीं के बराबर होगी, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये तो आपको हो गया 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। भाई आपको जो एक्चुअल मतलब है, जो आपको सॉल्व करना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका है क्या, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फॉर्मूला सभी को मालूम है कि √3/4 a² होता है। अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है, OAB, तो दैट इज √3 इंटू 15 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख दिया था वहाँ पे 15 का स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि a की वैल्यू आपको दिख रही है 15। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो आपका हो जाएगा दैट इज √3 इंटू 225/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर भी, आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे, आप सभी को मालूम है कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर है आपके पास, और एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ उसको। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आपको देके रखा है 117.75, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको देके रखा है 117.75, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आपको देके रखा है 225/4 इंटू √3। मैं क्वेश्चन में आपसे बोले ही गया डायरेक्टली कि आपको √3 की वैल्यू किसी भी हाल में मल्टीप्लाई करनी ही है। चलिए 225 मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। √3 की वैल्यू 1.73/4,
इसका आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 117.75 225 इंटू 1.73, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 389.25, ये इसके अपॉन में आ गया आपका 4। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, अब करना है हमें केवल इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट करना है। चलिए तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। 117 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 471 माइनस 389.25 अपॉन 4, और इसको जब आप माइनस करोगे तो 81.75 के आसपास कुछ आपका आंसर आने वाला है, 81.75 अपॉन 4। क्लियर है, अब इसको आपको करना है फाइनल डिवीजन। क्लियर, अब इसको आप 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 1 4 4 2 8, ये बच जाएगा आपका छोटा, ये हो जाएगा 0, 1 उस साइड आपका चला गया। क्लियर है, अब इसके बाद आपको और डिवाइड करना है, तो जब आप कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे तो 4375 आपको यहाँ तक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज 20.4375, 20.4375 इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इतना टाइम तो लग गया केवल माइनर सेगमेंट में। अब निकालना है मेजर सेगमेंट, दैट इज वेरी इजी, ठीक है ना, उसको निकालना बहुत सरल है। देखिए मैं अब थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ इतने में उसको कर दूंगा कंप्लीट। तो चलिए हम यही कर लेते हैं उसको, ठीक है ना, यहाँ का मिटा दे रहा हूँ। ये केवल आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करवाया था मैंने यहाँ पे, और सेक्टर निकाला था। चलिए अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे भाई? अब देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है बाहर वाला, तो सर्कल में से ये नीचे वाला छोटा सा सेगमेंट इसको माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर दो माइनस, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया 20.4375। अब पाई की वैल्यू देख रखिए 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपको क्या देके रखी है, यहाँ पर देख लीजिए आर की वैल्यू आपको देके रखी है, रेडियस आपकी 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। अब करना क्या है आपको, देखिए केवल 3.14 का पहले क्या करें 225 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपको कितना हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। अब केवल आपको इसको माइनस करना है, आंसर आपको लिखना है। क्लियर है, 686.0625 ये आपका आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था ताकि टाइम सेव हो जाए आपका। तो ये आपका दोनों पोर्शन हो चुके हैं इस क्वेश्चन के सॉल्व। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होता है एंड। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ था नहीं। आपको कंसेप्ट याद रखना था कि आपने पहले इसको इक्वेटर ट्रायंगल प्रूफ किया, जिससे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आया, सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किया तो माइनर सेगमेंट निकला, देन पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दिया तो आपको मेजर का सेगमेंट मिल गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद आता, बट भाई जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, और सिलेबस रिड्यूस में इस चैप्टर से केवल एक ही पार्ट रिड्यूस हुआ है, दैट इज 120 डिग्री वाला एंगल। ठीक है ना, एंगल ऑफ सेक्टर अगर आपको 120 डिग्री दिया हुआ हो तो उसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब काफी लंबा सॉल्यूशन जाता है और थोड़ा लेंथी हो जाता है वो, ठीक है, थोड़ा टफ भी पड़ता है। इस चक्कर में जो कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें 120 डिग्री वाला पोर्शन आपको क्या हो गया, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 120 डिग्री वाले एंगल आपको आएंगे नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस आपको वो करना ही नहीं है। तो सीधे हम जो आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देके रखा हुआ है that a horse is tied to a peg at a corner of a square shaped grass field। ठीक है, एक स्क्वायर के शेप में ग्रास फील्ड है, ये आपकी स्क्वायर के शेप में ग्रास फील्ड है, इसके कॉर्नर पे, ठीक है, पैग मतलब होता है खूंटा, बोलते हैं ना गाय भैंस जानवर बांधते खूंटे से बांधते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पैग। ठीक है ना, इससे एक आपका हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है ना, अब ये हॉर्स जो रस्सी से बंधा हुआ है उस रोप की लेंथ आपको देके रखी है 5 मीटर। ठीक है ना, 15 मीटर तो इसकी साइड है, 15 मीटर आपको क्या देख रखी है स्क्वायर की साइड, और जिस इससे बंधा हुआ है ये आपकी 5 मीटर है, जिस रूप से बंधा हुआ है वो 5 मीटर है उसकी लेंथ। अब बोला जा रहा है आपको दो चीज फाइंड आउट करके बतानी है। पहला, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। पहला आप ये बताइए कि कितने एरिया में हॉर्स ग्रेस कर सकता है। सेकंड आपसे बोला गया है कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। मतलब क्या बोल दिया गया है कि अगर रोप 10 मीटर होगी, ठीक है ना, 5 मीटर जगह 10 मीटर होगी, तो कितना एक्स्ट्रा एरिया और बढ़ जाएगा जिसमें जो हॉर्स है वो ग्रेस कर पाएगा। मतलब हॉर्स यहाँ तक ग्रेस कर रहा है, अब बोल दिया जाए कि मैं 10 मीटर बढ़ा दी, यहाँ तक हो गई अब उसकी टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ अब कितनी होगी उसकी 10 मीटर। यहाँ पे हॉर्स को बांध दिया गया है।
क्लियर है। यहाँ पे हॉर्स को बांध दिया गया, तो पहले बार में देखिए हॉर्स घूमेगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर घूमेगा तो यहाँ तक आएगा, तो हॉर्स इतने एरिया में क्या करेगा, ग्रेस करेगा। सेकेंडली बार में भाई रोप की लेंथ बढ़ गई तो हॉर्स यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से पूरा यहाँ तक घूम सकता है, तो यहाँ इतने एरिया में क्या करेगा, वो ग्रेस करेगा। तो अब ये जो बड़ा वाला एरिया ना, ये आपको निकाल के बताना ये एरिया कितना है जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इंक्रीज एरिया कैसे निकाले, आपको एक चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और ये आपका बन रहा है क्वाड्रेंट शेप। अगर इन सभी को बाहर का भूल जाओ तो ये बन रहा है क्वाड्रेंट, है ना, 90 डिग्री का एंगल है और ये सेक्टर के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट। सिंपल सी बात है, पहले कितना एरिया ग्रेस कर रहा है तो इसका एरिया निकाल लो, जो पहला पोर्शन है आपका, दैट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, और सेकंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देख के रखा हुआ है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पैग, है ना, हॉर्स इज टाइड टू अ पैग विथ अ रोप ऑफ 5 मीटर लेंथ, ठीक है ना। 5 मीटर लेंथ से बना हुआ, पहली कंडीशन करते हैं। तो आपको ये मालूम है कि जो रेडियस है ना, सेक्टर बन रहा है, तो रेडियस ऑफ सेक्टर जो होगी वो किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ रोप के बराबर। भाई जो सेक्टर बन रहा है किसके कारण बन रहा है, रोप के कारण बन रहा है ना, ये रस्सी से बंधा हुआ है, इस चक्कर में वो ऐसा और ऐसे ही घूम रहा है, बस इससे आगे नहीं जा रहा है, इसके आसपास ही घूम रहा है ना, तो वो सेक्टर बना रहा है। तो इसकी जो ये जो आपका सेक्टर है, इसकी जो रेडियस होगी, मतलब ये रस्सी यहाँ तक भी जाएगी, ये रस्सी यहाँ तक जाएगी, तो पूरे में बराबर से घूम रही है, और इस पूरा घुमा देंगे तो सर्कल बना देगा वो। तो जो लेंथ ऑफ रोप है इसकी रेडियस का काम कर रही है, क्योंकि इसको आपने अगर ऐसा बांध दिया, अब घोड़ा यहाँ से ऐसा घूमेगा, तो ये रस्सी के चक्कर में वो क्या होगा, बंधा रहेगा हर जगह। ये रस्सी की लेंथ तो उतनी रहेगी, तो ऐसे घूम घूम के एक सर्कल बना देगा पूरा, ठीक है ना। मगर ये लेंथ हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये क्या करेगी, आपके लिए रेडियस का काम करने वाली है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी मिल गई, 5 मीटर मिल गई फिलहाल। और आपको मालूम है कि जो एंगल ऑफ सेक्टर आपका आने वाला है, एंगल ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट आप जो बोलना चाहें उसको, वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ स्क्वायर। ये आपका क्या दिया, ये एंगल ऑफ स्क्वायर है, आप सभी को मालूम है एंगल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 90 डिग्री का। तो पहली कंडीशन प्रूफ करते हैं भाई। पहली कंडीशन क्या देख रखी है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है ना। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, है ना, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स इन फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में कितना एरिया वो ग्रेस कर रहा है, और सेक्टर है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलिए वैल्यू पुट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला गया है, आप सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि 3.14 आपको क्या करना है, पुट करना है। सेकंड कंडीशन में आपको 3.14 क्या करना है, पुट करना है। और ये दोनों ही बुक में इतना सफिशिएंट दिया है कि सेकंड कंडीशन में आपको 3.14 रखना है। बट क्योंकि लास्ट में दिया है क्वेश्चन के कि बिल्कुल आखिरी में लिख दिया है पाई के लिए 3.14, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं हर जगह। तो ये आपका जाएगा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब 5 का स्क्वायर, इंटू 90 अपॉन 360, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 1/4। चलिए 4 से इसको कैंसिल करिए, 4 1 4, ये हो जाएगा 4 7 28, है ना, पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट होगा, कोई 3 छोटा है, तो 4 7 28, 3 बचा, 4 8 32, 2 बचा, 4 5 20, इंटू आपका बचेगा कितना 25। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आने वाला है दैट इज 19.625 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई खत्म कि वो पहले अगर 80 से बंधा है तो इतना जो एरिया ग्रेस कर रहा है वो इस एरिया के बराबर है। अब ये बोल रहा है कि बताओ सेकंड कंडीशन में अगर जो लेंथ ऑफ रोप है वो बढ़ा दी जाए, सेकंड कंडीशन में लेंथ ऑफ रोप बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ रोप बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई। अब लेंथ ऑफ रोप सेकंड कंडीशन पे आ गए अब हम लोग, है ना। तो लेंथ ऑफ रोप आपके लिए कितनी हो गई, अब भाई बढ़ा दिए 5 मीटर और तो 10 मीटर हो गई। इसका मतलब रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ सेक्टर आपके पास आ चुकी है कितनी, 10 मीटर। और एंगल ऑफ सेक्टर आप सभी को मालूम है अभी भी उतना ही है, क्योंकि वो कॉर्नर पे ही बंधा हुआ है। एंगल ऑफ सेक्टर अभी भी आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये पूछा है कितना एक्स्ट्रा एरिया ग्रेस कर रहा है, मतलब ये जो बीच का ये पोर्शन है ना, ये तो हटा दो, केवल आपको ये वाला पोर्शन निकालना। तो कैसे निकालोगे, इतना पोर्शन आपके पास है, आप पूरा पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से अंदर वाला माइनस कर दो, ठीक है ना। मतलब करना क्या है, पहले पूरा एरिया निकाल लो, उसका इतना माइनस कर दो, तो बचेगा ये बीच का एरिया जो एक्स्ट्रा एरिया, इतना तो पहले ग्रेस कर चुका होगा। इतना बचा हुआ एरिया कैसे निकालने वाले हो आप, अब देखो। तो पहले बाहर का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम अगेन निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो आपका होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो आएगा ही आएगा।
तो पाई की वैल्यू भी आपकी 3.14 ही रहेगी, इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी आपका tan का स्क्वायर इंटू थीटा अगेन 90/360, ये 1/4 में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 314 नहीं इंटू tan का स्क्वायर 100/4, ठीक है ना। इसको आप कैंसिल आउट करिए तो ये जाएगा आपका 314/4, और लास्ट में अब इसको आप माइनस कर मल्टी डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 7 28, है ना। 4 7 28 के बाद अब आपका कितना बच रहा है यहाँ पर वो, तो ये हो जाएगा आपका सेम यही आप यहाँ पे जो हो रहा है आपका, ये आपने किया है 0.785, तो यहाँ बचेगा 78.5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब देखिए आपके पास दोनों चीजें, अब आपको निकालना है इंक्रीज्ड इन द ग्रेजिंग या इंक्रीज्ड ग्रेजिंग, सीधे लिख देते हैं इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया, है ना, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया। भाई कितना एरिया बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, हमने पहले निकाला है कि एरिया ग्रेज बाय हॉर्स इन फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, ये जो आपका है एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स इन सेकेंड कंडीशन, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन में बड़ा एरिया है, अंदर वाला एरिया ऑलरेडी खत्म कर चुका, बचा केवल बीच वाला एरिया, तो क्या करो इस पूरे में से इसको माइनस करके हटा दो तो बचेगा बीच वाला एरिया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ आपका हो जाएगा एरिया ग्रेज्ड इन सेकंड कंडीशन माइनस एरिया ग्रेज्ड इन फर्स्ट कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एरिया ग्रेज इन सेकंड कंडीशन दैट इज 78.5 माइनस 19.625। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, अब तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। तो बस इतना एक्स्ट्रा एरिया वो ग्रेज कर रहा था, क्वेश्चन सिंपल था, पहले आप ये सेक्टर का एरिया निकालो, फिर पूरे से बड़े सेक्टर का एरिया निकालो, फिर पूरे बड़े में से अंदर के सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो बचेगा एक्स्ट्रा एरिया, इंक्रीज एरिया। बस इतना ही आपको करना है। आया समझ में? क्वेश्चंस थोड़े से अब लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, बट एक दो बार आप उसको वीडियो को देख लो तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफी लॉन्ग हो गया है। बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।